अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, वेलकम टू लेजेंड्स ऑफ मेंटल हेल्थ एंड साइकियाट्री इन पाकिस्तान। हम इस सीरीज़ में अपने मुल्क के नामवर माहिर नफ्सियात को दावत देते हैं और उनसे उनके काम के बारे में हम गुफ्तगू करते हैं और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो मेंटल हेल्थ सर्विसेज, टीचिंग, ट्रेनिंग और रिसर्च के हवाले से काम किया होता है, हम उनसे उनकी ज़ुबानी ये चीज़ समझने की कोशिश करते हैं और हमारा मकसद ये होता है कि उनका पैगाम हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए और कम्युनिटी एट लार्ज के लिए उनकी ज़ुबानी उन तक पहुँचे। ये जो मेरे साथी हैं, इन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा अपने काम के लिए वक्फ़ किया और मैं ये समझता हूँ कि मेरी ये खुशकिस्मती है कि मैं इन सब से गुफ्तगू करके आपके लिए उनकी ज़िंदगी का, काम का और हुनर का ख़ुलासा आपके सामने लेके आता हूँ। और मेरी ख्वाहिश ये है कि हम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स का एक ऐसा आर्काइव्स बना दें कि जब आने वाला कोई भी शख्स अपनी माजी की कहानी और अपने सीनियर्स की मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की सर्विसेज के बारे में कुछ जानना चाहे तो इस प्रोग्राम की वसासत से उनके लिए सब इंफॉर्मेशन मुहैया हो। मेरे जो आज के मेहमान हैं उनका तारुफ अगर मैं कराने लगूं तो मुझे अंदाज़ा नहीं मैं कहाँ से शुरू करूं, लेकिन इन्होंने इब्तदाई तालीम एचएसएन कॉलेज से हासिल की। उसके बाद किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई की। उसके बाद वलायत चले गए और वलायत से जब वापस आए तो इन्होंने पाकिस्तान की नफ्सियात की दुनिया में एक हंगामा खड़ा कर दिया और लोग कहते हैं कि ये मूजिद हैं मॉडर्न साइकियाट्री इन पाकिस्तान के। और इन्होंने अपनी सर्विसेज टीचिंग के हवाले से अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे, सर्विस डिलीवरी, चैरिटी वर्क और एज अ प्रोफेसर ऑफ साइकियाट्री इन्होंने लाहौर में सर अंजाम दी। एंड ही हैज़ द आर्ट of mesmerizing the audience with whatever he talks about. And I don't know whether he is aware of the fact that there are so many people who have fallen in love with him. They've fallen in love with his intellectual abilities. And how he deals with them, we are going to ask him as we go along in today's discussion. Ladies and gentlemen, let me name that gentleman. He is no other than Professor Saad Bashir Malik. Sir, thank you. Welcome to our program. Thank you, Fareed. Thank you very much. You've been very generous. सर ये बताएं कि आप इतने मुश्किल क्यों हैं ढूंढना? आपको मिलना बहुत मुश्किल होता है। I think उम्र के साथ या उससे पहले भी I realized कि one should be one's own best company. इससे तन्हाई का एहसास नहीं होता। और दूसरा एक लिमिटेड टाइम के लिए हम आते हैं दुनिया में और मेरी कोशिश हमेशा रही है कि उस टाइम को मैं जितना भी पॉजिटिव मैटर्स में इन्वॉल्व कर सकूं। इसलिए मेरी रोज़ की रूटीन में हमेशा से गप्पे मारना या फजूल बातें करना या सियासत डिस्कस करना, I've never been fond of that. उसके बरक्स I always want कि मैं रोज़ कोई ना कोई नई चीज़ सीखूं, प्रैक्टिस करूं और उसको अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा बनाऊं। सर शायद आज कोई नई चीज़ तो आप ना सीखें और आपको हमें हमारे सवालों के जवाब कुछ देने पड़ेंगे, क्योंकि हम बहुत ख्वाहिशमंद हैं कि आपसे पूछें, आपसे समझें और अपने साथियों के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए कुछ आपके एक्सपीरियंस से हम चीज़ें शामिल करें। सर ये मुझे बताएं कि एचएसएन कॉलेज, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? फरीद, वो मेरे वालिद की डिसीजन थी, मुझे नहीं मालूम था। ये पता था उस वक्त चीफ्स कॉलेज कहते थे, जैसे 66, 67, और वहाँ पे राजाओं के और बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स के बच्चे पढ़ते हैं। मैं जितने साल वहाँ रहा, आई वॉज वेरी अनहैप्पी। आई जस्ट वॉजंट मेड फॉर दैट। वहाँ पे डिसिप्लिन इतना था, सख्ती इतनी थी
कि नाउ आई रियलाइज कि हमारी पर्सनालिटीज डेवलप ही नहीं हुई वहाँ पे। डर, खौफ, कंपैरिजन्स, किस गाड़ी में वो आ रहा है, किस गाड़ी में आप आ रहे हैं, कौन सी मूवी देखी है, अगर मैंने वो नहीं देखी तो झूठ बोलते थे कि मैंने भी देखी है। इट वॉज ऑफुल, आई डिडंट लाइक इट एंड आई वॉज वेरी हैप्पी जब ओ लेवल्स के बाद हम वहाँ से निकल आए। और मैं आज भी कहता हूँ कि इस उम्र में एकेडमिक्स के अलावा बच्चों की जो इमोशनल डेवलपमेंट है, उनकी जो मॉरल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, वो इन स्कूल्स में कोई तवज्जो नहीं दी जाती। इट इज़ ऑल एकेडमिक्स। A child can be very, very productive in some other domain, but चूँकि हमारा मयार मेजर करने का एकेडमिक्स में एक ही है, सो बहुत से बच्चे हैं जिनमें एक्स्ट्रा फैकल्टीज हैं जो कभी आइडेंटिफाई नहीं होती, and perhaps I was one of them. So that's very interesting कि आप उधर अपनी मर्जी के बगैर गए और माशाल्लाह then you succeeded in learning the rote things that you were supposed to learn and you got good marks. जी। तो ये कैसा लगा था आपको कि अपनी मर्जी के खिलाफ आपको एक जगह पे डाल दिया? So how did you manage that? आई थिंक हम उस जनरेशन में थे जहाँ पे माँ बाप डिसाइड करते थे आपका फ्यूचर, आपकी एकेडमिक्स, आपसे पूछा नहीं जाता था। तो एक दो दफ़ा तो मैंने अपने फादर से कहा आई डोंट लाइक इट देयर, बट देन ही स्कोल्डेड मी सो बैडली दैट आई हैड नो चॉइस। और उस सब का फ़ायदा ये हुआ कि जब मैं बाप बना तो मैंने अपने बच्चों की तरबियत बहुत डिफरेंट की। आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम माय ओन चाइल्डहुड व्हाट नॉट टू डू, and I think I brought my children up very well because they're mashallah very well settled. लेकिन मैंने उसका उलट ही किया जो हमारे साथ हुआ था। I was very loving and caring and I would hug them and I would cuddle them, जो हमें कभी नसीब नहीं हुआ था। So you missed that hugs, those yes, hugs and those cuddles. definitely. Even now, I'm fully, अब चूँकि साइकाइट्री में रह के आप थोड़े से ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं अपने इमोशंस के बारे में। I certainly missed that, yes. Okay. So you managed that missing part, but you moved on in your life. So was that the learning of your survival skills? I think अगर again हमारी फील्ड ऐसी है कि हम अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंस का जो इफेक्ट होता है लाइफ में और जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं उनका इफेक्ट, I was aware of the baggage I was carrying. हमारी my father was from the old school. He was a very hard taskmaster. You had to be perfect to earn love from him, and you had to be extremely outstanding in everything. We were told कि सूप का चम्मच ऐसे जाता है, कॉर्नफ्लेक्स ऐसे लेते हैं, नैपकिन यहाँ होता है। तो ट्रेनिंग हमारी बहुत अच्छी हुई। Okay. ठीक है। Let's move on to King Edward's Medical College. Was that your choice or still father's choice? नहीं, वो नंबर अच्छे आ गए, सो उस वक्त एक निश्तर होता था, एक किंग एडवर्ड, तो सिंस आई हैड गुड मार्क्स सो दैट वाज ऑब्वियस कि मैंने वहीं जाना है। एंड फिर वहीं पे जाके थर्ड ईयर में साइकाइट्री का शौक हुआ। सर कैसे आया? Why? How was psychiatry introduced to you, and what was your passion and motivation to come into psychiatry? थर्ड ईयर में चूंकि आपका पहला कांटेक्ट वार्ड्स में होता है, आप पेशेंट्स देखते हैं, और एक चीज़ जो मुझे बहुत डिस्टर्ब करती थी कि इतनी बदतमीजी से पेशेंट्स को डील किया जाता था। प्रोफेसर बड़े बदतमीज थे, हमारे साथ भी और मरीजों के साथ भी। फिर एसोसिएट असिस्टेंट, सीनियर रजिस्ट्रार, स्वीपर, नर्स, everybody was so impolite, and I used to ask myself कि इनकी भी तो इमोशंस हैं, इनकी भी फीलिंग्स हैं, व्हाई डू दे ट्रीट देम लाइक डर्ट। और फिर वन डे आई रियलाइज कि मुझे ऐसी फील्ड में जाना चाहिए जहाँ पे फीलिंग्स, इमोशंस, इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखा जाए। तो देन आई वेंट इनटू, आई मेड अप माई माइंड कि मैंने अब यही करना है। फिर मैंने फ्रॉइड पढ़ा, इसको पढ़ा, राइट इन थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स। अच्छा। So the reading about Freud and the other psychological philosophers started there on. समझ इतनी नहीं आई, बट जो थोड़ी बहुत समझ आई, I felt I was at home.
Okay. So, what was your first role model in psychiatry in Pakistan? I think उस वक्त प्रोफेसर तरीन मुझे लाए थे. He met me in London and he said he needs to have an assistant professor. इनके पास नहीं था. अच्छा. तो मैंने MRC Psych 83 दिसंबर में किया और February 84 में I was in King Edward as AP assistant professor. Okay. Okay. पाकिस्तान में आपने psychiatry नहीं की थी सर? मैं तो नहीं. I'm glad I didn't because I would have never made it. यहाँ तो स्टाइल ही और था. Okay. 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 We'll come to that. So, आपका first contact with psychiatry was in England when you went there. हाँ जी. Okay. So, tell us the story of your stay in England and how you enjoyed there. Must have formed the liberty from your dad and नहीं opportunities फरीद to वो learn. डैड से तो लिबर्टी मिल गई लेकिन और बड़े शैकल्स थे. I was very deeply religious and for a single man to live in London, England, when you're a bachelor, 25 years old, and आपको पता है वहाँ पे कितनी परमिसिवनेस है, कितनी अवेलेबिलिटी है. फिर वो हलाल हराम का भी इशू था, which was very difficult. और फिर fortunately, I'm so happy कि I went into psychiatry because वहाँ पे ज़रा people are more understanding, more caring. और I could sort of fit in कि वो even if I was homesick या मैं आप देखें ना 5 बजे कॉलेज अस्पताल बंद हो जाता है. अब क्या करें सारी रात विंटर्स में. एंड उसका फिर किसी ने कहा शादी कर लो. सो आई टोल्ड माय सिस्टर कि अब यही एक हल है. बट इट वाज नॉट इजी एंड आई थिंक जिन लोगों को रिलीजियस प्रेफरेंसेस उनके लाइफ में हैं इट्स नॉट इजी. Sir, Lahore, HSN College, King Edward Medical College, and London didn't attract you? No. Very strange, but no. Okay, so that must have been a big problem for you. After 5 o'clock, life would have been very different. हमें जाके पार्क में झूले झूलता था because there's nothing to do. झूलों के साथ क्या नहीं, होता there was था? nobody else. Nobody. वो उसमें फिर religious barriers आ जाते हैं ना. You can't go to a pub, you can't go to a club, you can't socialize with the opposite sex. You can do nothing. So Okay. this was difficult. आपके ट्रेनिंग कहाँ पे हुई और what is your memory about your training in England? Fareed, it was beautiful. I was for 2 years in Manchester area and 2.5 years in London area. पर जिन लोगों ने मुझे सिखाया, पढ़ाया और जिनसे मैंने सीखा, बहुत खूबसूरत लोग थे. They really looked after me. और बहुत सा स्टाइल जो मैंने बाद में डेवलप किया वो उन्हीं को ऑब्जर्व करके किया. और honestly, no comparison to teachers here. Not कि यहाँ के उस्ताद काबिल नहीं है, बदतमीज बहुत है. Okay. They do not know how to respect their juniors. They do not know how to care for them. Sir, your immense interest for religious values that you had, and then you were dealing with the opposite religious people who were teaching you. Did your religion ever come in between your learning and your living with people who did not follow the religion that you had? उसमें most of them were liberal Jews. एक practicing Jew था who was the best in fact. He really looked after me. The rest were liberal people. मज़हब उनकी लाइफ में इतना नहीं था. But yes, their religion was Judaism. लेकिन you were very imbibed into religious activities and जी. आपके लिए आसान था ये चीज या was there a problem? ये मसला नहीं था because they were so kind and they were so caring. मेरे लिए तो हमें तो यहाँ पे सिखाया जाता है कि हिंदू और जू पता नहीं क्या है. But there I realized that they're very good human beings. Okay. I mean, they are more than their religious connections जो उनकी है. ठीक है. और मैंने मरीज से बात करना भी वहाँ पे सीखा. यहाँ पे 5 साल किंग एडवर्ड में जिस तरीके से प्रोफेसर बात करते थे और जिस तरह बाकी वहाँ मैंने सीखा कि एक मरीज से कैसे बात करते हैं, सुनते कैसे हैं, फैमिली को कैसे देखते हैं. इंसानियत सीखी वहाँ से, यहाँ नहीं सीखी.
So you had an open mind and heart to learn from them and respect them and move your life in a different direction of academics. एग्जैक्टली क्योंकि जिनको आप हमारे मजहब के जो यहाँ के उस्ताद थे वो तो फिरौन थे. मेडिकल स्टूडेंट को दे वुड ट्रीट हिम लाइक दैट और देयर हाउस ऑफिसर. सीधे मुंह बात नहीं करते थे. अब भी ऐसे है. वहां पे आई ऑलमोस्ट हैड अ हार्ट अटैक when the first consultant that I did psychiatry with, he said, would you like to go for a domiciliary visit? I said, fine. And he took me to the parking lot. There was a huge Mercedes that was his. And he opened the door for me and made me sit, and he closed the door and then went on to his side. मैंने जिंदगी में ये नहीं देखा प्रोफेसर अपने हाउस ऑफिसर के लिए करता है. So that's तो वहाँ impressive. पे आप बहुत चीजें सीखते हैं एकेडमिक्स के अलावा. इंसानियत सीखते हैं, कर्टसी सीखते हैं, मैनर्स सीखते हैं. In terms of your examination, you just went through them without any problems, MRC Psych, then DPM. DPM किया, वो भी हो गया. MRC Psych आपको खुद आप वहाँ से पढ़े हुए हो. आपका जो इंस्टीट्यूशन है वो आपके कोर्सेज के लिए पे करता है, which can be very useful. Okay. So I was fortunate कि वो सब पहले attempts में हो गए. But again, the examiners were very fair. They were very supportive, not like people here. और वो काले गोरे का भी नहीं करते फर्क. And they are very, very sincere. Okay. Now, you've done your exams. जी. What made you decide to come back to Pakistan? I'm a very traditional person. I like to be with my own people. और मुझे एक और चीज़ थी कि अगर मेरी बेटियां होगी तो मैं यहाँ नहीं उनको पालना चाहूँगा. तो वो खुदा का करना. I was blessed with 3 daughters, no son. So बहुत अच्छा हुआ कि मैं वापस आ गया. Okay. Okay. So a moment ago आपने कहा कि वापस तरीन साहब ने आपको ऑफर की और आप किंग एडवर्ड में आ गए. So how do you recall your days in King Edward? Was it easy ride or a difficult It was ride? very easy because तरीन साहब was very supportive. उन्होंने सारा डिपार्टमेंट मुझे दिया हुआ था और I had come with a fresh MRC Psych. तो जितने वहाँ पे ट्रेनिज थे वो बेचारे बड़े इम्प्रेस होते थे मुझसे. We used to do rounds and हमने वो बेड टू बेड मैंने देखा ना, almost fainted कि ये बेड टू बेड राउंड क्या होता है. So we started review rounds and journal clubs and case conferences. और जिस तरह वहाँ पे हम पेशेंट्स देखते थे वो एक नई बहुत सी चीज़ें इंट्रोड्यूस की. And he gave me a free hand. I could do whatever I want. So उसके बाद फिर came the difficult side because जो यहाँ के local psychiatrists थे, they did not want me. And that's another long story कि मेरे साथ क्या हुआ. Tell us that story, sir. I want to hear from you. What वो happened? story to ये you? थी कि यहाँ पे कुछ psychiatrists थे जो MCPS थे. I had DPM from London and MRC Psych. So they knew कि ये Public Service Commission में उनको problem होगा. तो वो stay ले लेते थे court से. They knew people around. It took me 7 years. I had to go to the Supreme Court to be able to appear for an interview. 7 years. Yes. Okay. फिर वो इंटरव्यू हुआ और उसमें इंटरेस्टिंगली मुबशर साहब थे. I can never thank him for what he did for me. और एक ब्रिगेडियर साहब थे वो फजल. Everything is organized and planned to fail you. और उस इंटरव्यू में exactly मेरे साथ यही हुआ कि the third psychiatrist, मैं नाम नहीं लेता उनका, whose own son was appearing, he asked me different questions which I answered, but he gave me 4 out of 20. फिर मुबशर साहब asked me questions, he gave me 20 out of 20. तो वो जो बाद में मुझे खुद ही वो बता रहे थे कि जो चेयरमैन ने कहा डॉक्टर साहब डू यू नो द मैक्सिमम मार्क्स आर 20. तो वो मुझे आखिरी दम तक बताते थे जी आई नो 20 out of 20 माय हम्बल बट सॉलिड ओपिनियन.
And that's how I was selected. Otherwise, एक 4 out of 20 दे रहा है, एक 20 out of 20. Okay. Okay. So 7 years you got into a regular job. जी हाँ. So did that change your life in Pakistan in any way? मुझे दुख बहुत हुआ कि किसी ने मुझे प्रोफेशन में से सपोर्ट नहीं किया. And they knew कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है. So that took some time to adjust. But then मैंने सबको मिलना छोड़ दिया. As you probably know, I don't meet people in the profession because I was too hurt. और उसके बाद इसी ग्रुप ने they wrote letters. नहीं, वो mental hospital से है, so let me not get into that. उसके बाद I just stayed away because I said ये लोग I must be whatever I am, but I'm not on the same frequency with them. Sir, I don't know whether you remember this or not, but 84, 85, जी. there was a psychiatric conference in Peshawar. And I have a very vivid memory of that conference. जी. Because after the inauguration, you were standing in the lobby. जी. And there were people who were trying to get close to you. And you were smartly dressed in your suit and necktie. And I was watching you at least behind 20 people. And your aura, your attraction, and people wanting to come close to you and ask you those questions was tremendous. And you were almost like an Angrez there. And people were flanking on you. And they were so impressed and mesmerized by what you had spoken in that conference. So tell us that story कि आप बोलते क्या हैं और लोग इतनी जल्दी फ्लैट आउट क्यों हो जाते हैं? इसमें फरीद मैंने 1982 की बात है. उस वक्त मैं लंदन में था. And I made a determined decision कि एक psychiatrist जो होता है, he should be an exemplary personality. उसकी body language, उसकी voice, उसका self control, emotional control has to be exemplary. When I used to look around psychiatrists, they were pathetic. अब 82 से लेके आज तक जितने भी साल हैं, मैं आज तक उस पर मेहनत कर रहा हूँ. A psychiatrist has to be an example of good communication, good self-control, and a lot more. जो regrettably हमारी ट्रेनिंग में हम कम सिखाते हैं. So, जो आपकी पॉपुलैरिटी का बूम आया वो मेडिकल स्टूडेंट्स के थ्रू आया था. एंड आई थिंक आपका टीचिंग स्टाइल and the depth of knowledge and the communication skills at their best, I think the medical students got attracted towards you. And then the ripple effect came for the postgraduate trainees. They started to follow you wherever you were going, and they were fencing to get training with you. और आपने एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई थी जिसमें आपने हैपिट के नाम से बनाई थी. 84 में. नहीं, वो जूनियर्स ने बनाई थी. I was supporting them. Yes, but then that was a very big step in my opinion, that somebody has come here, somebody has taken up their cause, and somebody is trying to teach them the ethics and one of your trainee calls aesthetics. So I think that's how people call you the innovator and the initiator of modern psychiatry in Pakistan. That's kind of the... Well, I mean, one of your trainees has written a very good thing about you, and I want to read out, and I'll tell you his name. He said that I think Saad Bashir is the father of modern psychiatry in Pakistan. He taught us not to manage the patients, but he taught us to manage the disease and distress. He also goes on to say that he looked beyond curtailing and containing, and the biopsychosocial model was at its best demonstration under Saad Bashir. And this is Professor Naeem Laghari, who heads the psychiatry unit in Multan. इसमें एक चीज से मुझे इख्तिलाफ है. He said that before we were managing the patient,
but Saad Bashi taught us how to manage the disease and distress. अच्छा, I just wanted to correct we have to manage the patient, not the disease only, because the patient is more than the disease. उसके और बड़े aspects होते हैं. Okay. I think अगर हम बाहर हमने पढ़ाना होता तो ये concepts हमें ना आते कि एक patient जो होता है वो एक biopsychosocial model में होता है. He has to be assessed on all these three parameters. He has to be investigated and managed along these three areas. आपने बहुत सारे लोगों की ट्रेनिंग की सर. What do you think was your bright spot, and what is your down the memory lanes, your memory that the trainees that you trained, are they doing what you taught them, or have they changed over a period of time? I think most have changed, regrettably. I think in the last 41 years, I've lost count how many people I've trained. But it's very sad that what I expected from them, some are doing very well, and I'm very proud of them. Many have left for the West, so we have lost them. There are some that I feel very sad about because they have given in to making more money and compromising on professional service. मुझे 41 years हो गए psychiatry में. I still need 50 minutes to see a new patient. I can't do less than that. But when my trainee does that in 5 minutes, so he is missing out things. सर आपके बारे में तो मशहूर था ना कि आप मरीज देखते रहते हैं, बात करते रहते हैं, आपको समझ ही नहीं आती, और Yes. सामने वाला डॉक्टर Yes. जो है वो मरीज अंदर जाता है, वो डायग्नोसिस भी कर देता है, वो ट्रीटमेंट भी कर देता है. ये मैंने सुना है. Was that a true story? Yes, there was a lady who said that. So how did you feel then? खैर वो तो that's the way she looks at life. That's fine. I am what I am. Okay. And I think वो बेचारी गांव से थी, and I don't expect her to value a 50-minute consultation anyway. She wouldn't understand that. But I think that's where my point comes in कि आपसे पहले तो रवाज ही यही था कि 5 मिनट में देख के दवाई लिख के फारिग कर दें, और ये जो आपके ट्रेनीज आपको कहते हैं कि आप मुजिद हैं मॉडर्न साइकियाट्री इन पाकिस्तान के, तो वो बात तो बिल्कुल ठीक है कि आप मरीज से बात भी करते हैं अंग्रेज़ी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, बायो साइकोसोशल मॉडल को भी आप इम्प्लाई करते हैं, और फिर मरीज की ट्रीटमेंट भी उस तरह से करते हैं. सो आई थिंक द क्रेडिट गोज टू यू. एंड आई बट फरीद, आप देखें, एक मरीज आपके कमरे में आता है, 3-4 मिनट तो आप आइस ब्रेकिंग क्वेश्चंस ही उसके साथ करते हैं कि कैसे आए, कहाँ से आए, क्या करते हैं, ये वो. Then you start going through the whole present complaints, and then the history and the family history and the past psychiatric and all the rest of it. And you write it down in longhand because कल को आपने उसको देखना है. फिर आप उसकी वो पूछते हैं, mental state करते हैं, फिर उसका physical करते हैं, फिर उसकी पुरानी फाइल्स और ट्रीटमेंट्स देखते हैं, फिर आप उसका डायग्नोसिस उसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर उसकी ट्रीटमेंट बताते हैं. 45-50 मिनट्स किसके नहीं लगेंगे अगर आप सही करें तो. एब्सोल्युटली ट्रू. एक और आपका ट्रेनी है, उसने ये बातें बड़ी अच्छी डिस्क्राइब की. आपकी जो लगन थी कि लोगों को आप मोटिवेट करते थे कि पाकिस्तान में रहें, और आप ऑन द स्पॉट उनको एविडेंस दे के शामिल करते थे. एंड आई एम टेकिंग यू बैक टू द डेज व्हेन नासिर सईद वाज वर्किंग विद यू. जी. And you and him were walking out one day, और एक मरीज नासिर सईद को बहुत दवाएं दे रहा था कि डॉक्टर साहब आपने मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखा. And he was aspiring to go to England and leave Pakistan at that point because आपसे इम्प्रेस हो के उसको भी दिल कर रहा था कि शायद वो MRC साइक करे at that point in his training. तो जब उस मरीज ने उसको दवाएं दी तो आपने उसको अंग्रेजी में एक फ़िक्रा बोला. आपने कहा कि nobody will do this to you in London.
ठीक है? That is true, you know that. And that changed the Yes. path that Nasir had to take at that point. ये And आप सही कह रहे हैं. when I asked him to describe his days with you, here is what he says. That Professor Saab is a meticulous, obsessional, perfectionist, sensitive man, and he does not compromise on the patient assessment and the treatment. The quality of treatment that he gives to the patient is absolutely second to none. He describes you as a polite, gentle, and soft-spoken man who has his visions and missions in life very fixed. And he thinks that if you have set your eyes on something, you are an iron man and nobody can change you into doing something different. Is that right? To some extent, yes. But I've learned, I think when he was working with me, perhaps that's an accurate description. But when you cross 50, 55, then I think you become more flexible. Is that what you tell people, that it's a midlife crisis? नहीं, I think बहुत सी चीज़ें जो हम 30s में प्रोफेशनली एब्सोल्यूट समझते हैं अपने से और अपने जूनियर से, वो 50s में जाके ना आप थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं, उनको भी मार्जिन देते हैं और अपने आप को भी. Okay. So does that mean that you have changed over the years? Oh, I hope I have. I think we all should every 10 years. Okay. मैं तो एक्टिवली प्रोएक्टिवली अपने आप को हर 10 साल बाद चेंज करता हूँ, बिकॉज लिविंग विद ओल्ड मैप्स देन यू डोंट प्रोग्रेस. जो प्रायोरिटीज आपकी 40 की एज में थी वो 50 में नहीं होनी चाहिए, 60, 70. आई थिंक दे शुड चेंज. सर, कोई हमारे लिए गाइडेंस दें कि आप अपना सॉफ्टवेयर अपग्रेड कैसे करते हैं? नहीं, आई थिंक यू जस्ट हैव टू ऑर्गेनाइज योर लाइफ एंड 10 years का जो डेकेड होता है हर साल का, दैट हैज टू हैव अ न्यू मैप. Okay. मेरी जो 40 years पे थी प्रायोरिटीज, वो 50 पे नहीं थी और 60 पे नहीं थी, अब 70 पे नहीं. देयर आर अदर प्रायोरिटीज. Okay. So you would tell us and our viewers this point के हमें हर 10 साल के बाद अपने अंदर अपने ख्यालात के मुताबिक, अपने ओहदे के मुताबिक और अपनी जिम्मेदारियों के मुताबिक अपने आप को मॉडिफाई करना चाहिए. आप देखिए कि जब आप या मैं 30 के थे, हमारा सबसे बड़ा जो एम था कि प्रैक्टिस हो जाए, नाम बन जाए. चले वो 20 साल आपने उसमें लगा दिए. अब 60 या 70 पे तो आपके ये नहीं टारगेट्स होने चाहिए. Now my targets are not seeing patients or trying to excel. I don't have to. My targets are how can I improve the lives of people who cannot consult me or who are otherwise normal, but they require positive mental health. किंग एडवर्ड में आपने 7 साल के बाद नौकरी ले ली, जॉब मिल गया, बट उसके बाद आपने एसोसिएट भी बने, प्रोफेसर भी बने, और जिन लोगों का आप दबे अल्फाज में जिक्र कर रहे हैं वो तो मौजूद होंगे उधर उस वक्त भी. सो टेल मी, व्हाई डिड यू नॉट बिकम अ प्रोफेसर एट किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज? वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बिकॉज वन डे आई रिसीव्ड अ कॉल कि वहाँ पे जो प्रोफेसर है उनको रिलीव कर दिया गया है, नया कोई फौजी अफसर आया है और आपके ऑर्डर्स हो गए, आप वहाँ जाके ज्वाइन कर लें. Since I was a senior most, I went and joined. But the gentleman who was after me, he उसका merit मुझसे कम था. He maneuvered something with the Fauji people, and he displaced me, and he got himself appointed there. I was there for 17 days. तो मेरे साथ ये स्टोरी बहुत दफ़ा रिपीट हुई है कि पीपल हैव डिस्प्लेस्ड मी, और देन आई जस्ट गिव अप. मैंने कहा मैंने सरकारी नौकरी नहीं करनी. एंड देन माय जूनियर्स हु वर माय ट्रेनीज, वो बेचारे मेरे पास आए कि हमारा कसूर क्या है इसमें, वी हैड 10-12 ट्रेनीज. तो उनके कहने पे देन आई कंटिन्यूड. फिर दोबारा इन्होंने वहाँ पे सीट वेकेंट थी, मैंने कहा मैं नहीं जा रहा, मैं इधर ही ठीक हूँ, आई डोंट वांट टू कम. So that must have been a very difficult journey for you कि आप पाकिस्तान तशरीफ लाएं, आपको नौकरी कोई नहीं दे रहा,
आप काम भी जानते हैं और 7 साल का आपको इंतज़ार भी करना पड़ता है और उसके बाद आपकी मुश्किलात में कोई कमी नहीं आती। All these experiences would have taken a big toll on you. आप यकीन करें कि our colleagues can stoop so low कि एक वक्त में हाई कोर्ट में दो कोर्ट्स में मेरे खिलाफ इन्होंने की थी अपील या व्हाटएवर, और they sent letters to the court commander, to the chief minister, governor, secretary health कि ये करप्ट है, ये मुसलमान नहीं है. I still have copies of them and I know who had done it. They can stoop so low. Sir, I'm asking you a difficult question, but I don't know whether my hypothesis is correct or not. I just would like to take that opportunity to ask you कि जब ये सारा कुछ आपके साथ हो रहा था प्रोफेसरशिप के और ये सारे खतूत लिखे जा रहे थे और आपको इतने स्ट्रेस में डाला जा रहा था, you left Pakistan for some times and went to United States of America. हमने सुनने में ये आया था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं. I developed dysphagia और वो यहाँ पे बहुत से लोगों को दिखाया, समझ नहीं आ रहा था. So I got really worried about it. So then I went to the US and वहाँ भी अब आप देखें हमारे जैसे लोग बहुत हैं. I saw the best man in Mount Sinai Hospital in New York. And he said, बहुत लंबी बीमारी है जिसका अब तो याद भी नहीं मुझे, जिसमें आपके जो मसल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पैरालाइज हो जाते हैं. Some big name. And you can imagine what I must have gone through. 2 days later, we said, let's get a second opinion. तो वहाँ पे एक Presbyterian hospital है. There I met a neurologist. She examined me. She said, there's nothing wrong with you. So इसको 25 साल हो गए. I'm still alive. So the lady was right, the gentleman was wrong. Totally. Ladies have done good to you. सर ये बताइए कि आप जब प्रोफेसर थे अल्लामा इकबाल में, तो आपको एड हॉक बेसिस पे, टेम्परेरी बेसिस पे लोगों ने बड़ा पुश किया कि आपको प्रिंसिपल बना लें. एंड यू आर वन ऑफ द फ्यू साइकियाट्रिस्ट्स दैट आई नो who never wanted to become a principal. What's the story there? फरीद, उसमें ये है कि प्रिंसिपल रिग्रेटिवली आजकल जो बनते हैं, दे आर ट्रीटेड एज रबर स्टैम्प्स बाय द हेल्थ अथॉरिटीज और उनकी से कोई नहीं होती. अगर आप मुझसे पूछें तो एक हाउस सर्जन से लेके प्रिंसिपल तक जितनी भी हायरार्की है, इसमें जो वीकेस्ट मैन है वो प्रिंसिपल होता है. इतना हाउस सर्जन भी नहीं होता, वो भी हक के लिए बोलता है. ये बेचारे बहुत गरीब हैं इस मामले में. एंड उसके अंदर ये था कि दे वुड बहुत मुझे इन्होंने कॉल की इंटरव्यूज के लिए फॉर प्रिंसिपलशिप इधर उधर फलाना. But I knew I cannot work with them for more than a week because I would not be able to do things that are not right. मुझे चिड़िया ने बताया था कि शायद आपने लिख के दे दिया था कि मैं प्रिंसिपल नहीं बनूंगा. Is that right? जी हो सकता है. You were so clear that this is the job that you don't want to do. मेरे ख्याल में ये मैंने गिर जाना था अपने मकाम से, जो भी मेरा मकाम था, बिकॉज वो जो काम करने पड़ते हैं एज अ प्रिंसिपल, आई विल नेवर बी एबल टू डू इट. और मैंने उसका एक्सपीरियंस ऐसे किया कि जब सिंस आई वाज अ सीनियर मोस्ट इन द फैकल्टी, तो जब भी प्रिंसिपल जाता था अमेरिका या कहीं और, तो मुझे बनना पड़ता था फॉर 2, 3, 4 वीक्स. और उन दिनों में जो मेरा रवैया होता था, फॉर एग्जांपल एक कोई ये हुए फायरिंग शायरिंग हुई तो बहुत से पेशेंट्स को एडमिट करना पड़ा जिना हॉस्पिटल में. एंड देन वन ऑफ द मिनिस्टर्स सेड, मैंने विजिट करना, इन सबको एमरजेंसी में इकट्ठे करो, मरीजों को वार्डों से ला के मैंने उनको फूल देने हैं. आई वॉज द एक्टिंग प्रिंसिपल. मुझे उसका फ़ोन आया MS का. मैंने कहा नथिंग डूइंग, यू विल नॉट मूव एनी पेशेंट फ्रॉम हिज वार्ड. ये क्या तमाशा है, उसने फूल देना, खुद जाके दे के आए और मैं तो नहीं आ रहा. इस किस्म के लोग फिर प्रिंसिपल्स नहीं बनते हैं. एंड आई वुडंट वांट टू. जो हरकतें प्रिंसिपल्स को करनी पड़ती है.
you, mashallah, retired after a very successful career. And in the meantime, आपने एक और benchmark set किया लाहौर में, whereby you had established your clinic, which is perhaps one of the most looked after and well sought after clinic in Lahore, Park Lane Clinic. Tell us the story, and why did you decide to do that, and how successful were you, and what happened there? फरीद, इसमें आई डोंट नो ये आपके ज़माने में रॉयल कॉलेज ऑफ साइकियाट्रिस्ट एक डिक्लेरेशन साइन करवाते थे कि नहीं, मैंने की हुई है दैट आई विल होल्ड द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ प्रोफेशनल केयर एंड सर्विस टू माय पेशेंट, ऐसा था। ये 83 की बात है, एंड आई जब मैं पास हुआ था, एंड आई मेड अ डिटरमिन्ड प्रॉमिस टू माई सेल्फ कि आई विल लिव बाय दिस। और वो दिन और आज का दिन, मैंने जिस मरीज को देखा पूरे दिल और दिमाग से देखा। और बहुत दफ़ा अगर कोई मरीज बग़ैर टाइम के आखिर में आया है एंड आई एम टू टायर्ड, और 15-20 मिनट के बाद आई फील आई एम नॉट गिविंग हिम माय बेस्ट, मैं उसके पैसे वापस कर देता था एंड सुबह मुफ्त देखता था अस्पताल में कि जस्टिस नहीं मैं कर सक रहा। तो दैट वाज माय काइंड ऑफ बेंचमार्क, दिस इज व्हाट आई वांट टू बी। सर, जो आपका ये क्लिनिक था, इसमें अक्सर औकात हमें लोग कहते थे कि साथ साहब से अपॉइंटमेंट की सिफारिश करा दें, और आप बड़े प्यार से हमारी रिक्वेस्ट सुन भी लेते थे, लेकिन मरीज को आप टाइम नहीं देते थे। एंड probably we were trying to dislodge your system, whereby now I understand कि आप अपने सिस्टम को ख़राब नहीं होने देते थे। जो आपने रिटन स्टेटमेंट दी हुई थी, ओथ लिया हुआ था, you were following that. Is that right? फरीद, इसमें I don't know how you see patients. I'm sure वो भी बहुत अच्छा होगा, but मैं इन 40-41 सालों में जब भी मरीज को देखने कुर्सी पे बैठा हूँ, तो I am no longer Saad Malik. I am a treating psychiatrist, therapist, कुछ भी कह दें। और फिर मेरी हर मूवमेंट और मेरा हर जेस्चर और हर जुमला जो है, it has to be very, very carefully tailored to meet the needs of the patient. You just can't relax while you're seeing the patient. You are on the hot seat. उसका हर जेस्चर, आपका हर जेस्चर, आपका रिस्पॉन्स सारा, this goes on for a new patient maybe 50 minutes. ये ना करें तो आप लगता है आपने बेईमानी की है। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब आप 50 मिनट मरीज को देते हैं और इतनी डेडिकेशन और लेट मी अलाउ मी टू से दैट इतनी इबादत के साथ आप मरीज को देखते हैं, तो आपके ख्याल में आपकी ये एक्टिविटी मरीज को ज़्यादा ठीक करती है या दवाइयाँ जो आप देते हैं वो ठीक करती हैं? देखिए, दवाई तो कोई जीपी भी वही देगा तो मरीज प्रोबेबली ठीक हो जाएगा, बट आई थिंक ये एक प्रॉमिस थी जो मैंने अपने खुद के साथ की थी 83 में कि आई विल नॉट डू व्हाट द अदर्स आर डूइंग, चाहे पैसे कम हो, चाहे मरीज रिफ्यूज करना पड़े। एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड कि मैंने यही किया। आपके मरीजों के ठीक होने में कामयाबी सबसे बड़ी क्या होती थी सर? वो कैसे ठीक होते थे आपके मरीज? डिपेंड करते हैं उनकी बीमारी है क्या है। अगर वो एक लेट्स से साइकोटिक इलनेस है तो ज़ाहिर है मेडिकेशन से होगा, लेकिन द प्रॉब्लम, द इशू इज कि आप अपने मरीज के साथ एक रिलेशनशिप बनाते हो। मेरे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज मैंने पढ़ा है, वो सिखाया है, एंड आई बिलीव इन इट। इट्स नॉट सिंपली डिस्पेंसिंग टैबलेट्स, you have to develop a relationship with the patient, and especially when medicines are not required. And frankly, जो नहीं करता बेईमानी करता है। आपसे अपॉइंटमेंट लेना तो है ही मुश्किल है ना सर, तो फिर लोग तो कतार में खड़े इंतज़ार करते रहते हैं या आपके जूनियर को देखते रहते हैं इस उम्मीद पे कि आप देख लेंगे एक दिन। I think fortunately
मेरी 5-6 साइकियाट्रिस्ट की टीम है जिनको मैंने ट्रेन किया है, दे आर ऑल FCPS, बहुत अच्छे हैं। और आई फील कि जो हमारे क्लिनिक आ जाता है उसको संभाल लेते हैं हम सारे। I understand कि now that clinic is looked after by your daughter. How does it feel? I'm so happy because वो मेरी तरह, she is extremely punctual, dedicated, very God-fearing, perfectionist. So does she ask you for advice? बहुत। अच्छा. हाँ। And you, Every day we have a meeting and she's asking me questions और मैं उसको बता रहा होता हूँ। so you're different than your dad. Very. Okay. Okay. All right. सर ये बताएं कि आजकल लाहौर में आप ना अपने घर में ज़्यादा पाए जाते हैं ना अपने क्लिनिक में पाए जाते हैं, आप इंग्लिश टी हाउस में क्या कर रहे हैं सर? व्हाट्स द फ्लर्टेशन अराउंड देयर? मेरे लिए सबसे बड़ी अय्याशी एक अच्छी किताब और एक कॉफी का मग है, बस that's it. वो इंग्लिश टी हाउस में क्यों मिलता है सर आप? I think they have the coffee that I like. That's the only आपको पता है इंग्लिश टी हाउस की सेल जब से आप उधर बैठते हैं वो बढ़ गई है अच्छा। बिकॉज पीपल नो दैट यू गो देयर एंड आपके जो परस्तार हैं वो भी आके कॉफी पीते हैं और कहते हैं वो भी यही हैं कि हम किताब पढ़ने आए हैं और अच्छी कॉफी नहीं, पीने वहाँ आए हैं। इसलिए बढ़ गई है क्योंकि आई रन अ ग्रुप एवरी संडे। इट्स अ स्पिरिचुअल थियोलॉजिकल ग्रुप, तो वो फिर काफी उनका बेनिफिट हो जाता है। सर टेल अस अबाउट दिस ग्रुप। ये जो आपका ग्रुप है ना, ये आपकी एक शाहकार प्रेजेंटेशन है, इनोवेशन है, which I can't see any other psychiatrist doing that so regularly over a period of time. और आपकी जो following है, I think you are absolutely in the top rated kind of group that you run. ये ग्रुप हमने कोई 16 साल पहले स्टार्ट किया था। माई आइडिया वॉज कि हम मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स के इंडिविजुअल को who are articulate and who can express themselves, we should sit together and I would introduce a certain subject and then सबका जो life experience knowledge है वो अपनी बात करे and we go home having learned something different and new. I make sure कि मैं ज़्यादा बात ना करूं, ज़्यादा दूसरे करूं, लेकिन it's a feeling that you can say anything you like. Okay. And that happens once Every Sunday. Every Sunday. And for how long does it go on? 1.5 घंटा. Okay. Okay. And you are the chairperson of that group and somebody comes and speaks. नहीं. We are in a restaurant and एक side पे we are 12-15 people. I just introduced the subject for the day for 5 minutes and then everybody contributes अपनी thoughts, ideas, life experiences वो देते हैं। सर आप लोगों को इतना रिलीजन भी समझा रहे हैं, आप इतनी उनको स्पिरिचुअलिटी भी समझा रहे हैं, but what is happening to this country in terms of fanatic opinion that people have, and where is your contribution going, and what do you have in mind that it will do to the masses in this country? We are what we are in religion is only because we were born in a certain house. ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें you are at the mercy of the religious, I won't call them scholars because they are not scholars, religious representatives, जो बेचारे इसलिए ये बने कि वो 4-5 साल की उम्र में गरीब घरों से आए थे और मदरसे में दाखिल हो गए। They were too poor to be failed और वहाँ पे they were exposed to emotional abuse, moral abuse और फिर वो आपके रिलीजियस स्कॉलर बन गए। मैं उनके फिल्टर से जो मज़हब आता है उसको नहीं मानता because it's too polluted. Okay. So I started this journey myself कि मैं क्यों किसी की एनक से देखूं, let me do it myself. You think आपकी इस एक्टिविटी का इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है? मेरी ज़ात पे तो बहुत हुआ है। बाकी लोगों की ज़ात पे? नहीं, बिकॉज मैं ये मेरी जर्नी है, आई डोंट वांट देम टू बी अफेक्टेड बाय इट। और इस जर्नी में मैंने ऐसी बातें देखी, सुनी और पढ़ी और सीखी हैं जो बहुत से लोग नहीं जानते। सर आप तो अपने आप को डिस्कवर कर रहे हैं, बट इन योर ओन डिस्कवरी
You are discovering very good facts of life about religion, about spirituality, about life in general. Don't you think ये वाला experience will take you to a very important position where you have your own narrative built out and given to people? Is there a plan that you would want to write about it, or you want to give series of talks about this, so that whatever you have learned, you have enriched yourself, but like the way you have trained PGs and trainees and seen patients, is there that something in your mind that you will ever do that? Write down a series of your notes and your lectures and give it to people? इसमें फरीद पहली बात तो ये है कि आप मज़हब के बारे में बात कर नहीं सकते इस माशरे में, बिकॉज मज़हब एक ऐसा एरिया है कि जिसके अंदर आप नई डिस्कवरी नहीं शेयर कर सकते किसी के साथ, नए एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, एवरीथिंग इज क्लोज्ड. So this is more an inner journey to give you the best guidance in life. जहाँ तक ये दूसरों की गाइडेंस का ताल्लुक है, I do about I think 4 or 5 workshops a month for the elite of the country जिन्होंने decisions लेने हैं मुल्क के लिए. उसमें पुलिस वाले हैं, CSS वाले हैं, और पता नहीं कौन कौन है. And I'm trying to teach people how to live. हमारी प्रॉब्लम ये है कि we know how to make a living, we do not know how to live. किसी को भी नहीं पता. मैंने ये CSS को मैं पढ़ाता हूँ तो इतने हजारों लोगों से मैंने पूछा है how to live, किसी के पास जवाब नहीं होता. इसी तरह मैंने हजारों से पूछा कि can you name one personality who is alive and you are impressed? तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एक वो जो कराची के हैं किडनी स्पेशलिस्ट और एक कोई और नाम लेते हैं. अदरवाइज दीज आर ग्रेट 20 ऑफिसर्स, CS ये सिविल सर्वेंट्स 100 बैठे होते हैं. दे हैव नो वन दे कैन लुक अप टू कि दिस इज वन रोल मॉडल आई वुड लाइक टू बी. ये हमारा फकरान है. So how do you comment on the national narrative and the national psyche? Where do you think our country is going to go? Because the narratives that you have discovered are fairly disappointing. Very disappointing. उसी हमारे मुल्क में आप सोचें कि एक कॉबलर को भी, जैसे प्लेटो ने कहा था, कॉबलर को भी ट्रेनिंग चाहिए जूता बनाने के लिए. एक सैनिटरी वाले को भी ट्रेनिंग चाहिए. हमारे पॉलिटिशियंस को क्यों नहीं ट्रेनिंग चाहिए? दे आर होल्डिंग सच इम्पोर्टेंट पोजीशंस एंड दे हैव नो क्लू हाउ टू रन अ कंट्री. I mean, it's amazing. Yeah. Just because you're born in a certain family doesn't mean that you know how to handle the ropes. So ये हमारा problem है कि we are run by people who haven't a clue how to run it. It's like going on a train where the driver doesn't know where he's going.